हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए इंडियन पॉलिटी की 50 सीरीज़ में आज इंडियन जुडिशरी को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हाल फिलहाल में जो आउटगोइंग सीजीआई हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने जस्टिस यूयू ललित को रिकमेंड किया है अगले चीफ जस्टिस के लिए। जानते हैं इस रिकमेंडेशन की लीगैलिटी क्या है और कैसे अपॉइंट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। इसके बारे में जानते हैं, साथ साथ ये भी जानेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हटाए जाते हैं और आज तक पार्लियामेंट में क्या ऐसा हुआ है कि इम्पीचमेंट मोशन जजेस के खिलाफ आया हो और पास हो गया हो। चलिए देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई। जस्टिस रमना हैज़ रिकमेंडेड जस्टिस यूयू ललित टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने रिकमेंडेशन सरकार को दे दी है। कैसे ये होता है प्रोसेस, क्या इसका संवैधानिक स्ट्रक्चर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। ये तो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हर जज को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। इसके लिए फॉलो होता है एक कन्वेंशन और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, एक एमओपी बना हुआ है। इस एमओपी के अनुसार द लॉ मिनिस्टर सीक्स रिकमेंडेशन फ्रॉम द आउटगोइंग सीजीआई टू नॉमिनेट हिज सक्सेसर। एक कन्वेंशन बना हुआ है जो एक एमओपी में लिखा हुआ है कि जो सरकार होती है, जो लॉ मंत्री होते हैं, वो सीजीआई से रिकमेंडेशन मांगते हैं। जब वो रिटायर होने से पहले रिकमेंडेशन मांग लेते हैं। सीजीआई की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होती है। उनके ऑफिस में रहने का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, कोई टेन्योर नहीं होता है, बट रिटायरमेंट एज हुआ करती है। जब सीजीआई रिटायर होने वाले होते हैं उससे पहले ही सरकार एक रिकमेंडेशन मांगती है कि आप बताइए कि किसको सीजीआई बनाया जाए। और अकॉर्डिंग टू दिस एमओपी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, इट सेज दैट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ सीजीआई शुड बी ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस। मतलब सबसे जो सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही सीजीआई बनाए जाएंगे। लेकिन साथ में लिखा हुआ है कंसिडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस। ऑफिस में बैठने लायक क्रेडेंशियल्स उनके होने चाहिए, उनका जो पूरा जो करियर है वो क्लीन होना चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। इस फ्रेज से ये पता लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो सीनियर मोस्ट जज हों वो सीजीआई ना बनाया जाए। आउट ऑफ मैनी कंसिडरेशंस ऐसा हो चुका है कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको नहीं बनाया गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर जो सीजीआई हैं, जो जज हैं, जो जिनको सीनियर मोस्ट हैं, वो शायद सीजीआई ना बन पाए। लिखा है कंसिडर टू होल्ड द ऑफिस, लेकिन यूजुअली यही कन्वेंशन चलता है कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं। भले ही 2 महीने के लिए बने, 1 दिन के लिए बने, 10 दिन के लिए बने, लेकिन बन जाते हैं। तो संविधान इस बारे में साइलेंट है, ना ही कहीं किसी लॉ में लिखा हुआ है। ये तो एक एमओपी है, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ होती है, उसके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में ये एमओपी दिख जाएगा आपको। वहाँ पर लिखा हुआ है कैसे जजेस सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है। ओबियसली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ओथ भी दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो अपॉइंट हो जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप जजेस का रिमूवल क्या होता है, और मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कौन जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो बनते हैं वो या तो 10 साल तक उन्होंने 5 साल तक हाई कोर्ट पे जज बन के काम किया हो। कम से कम 5 साल तक उन्होंने हाई कोर्ट में जज बन के काम किया हो। एक हाई कोर्ट में किया हो, 10 हाई कोर्ट में किया हो, ये मैटर नहीं करता। टोटल एक्सपीरियंस उनका 5 साल हाई कोर्ट जज का होना चाहिए। या फिर वो एडवोकेट हो, 10 साल उन्होंने कम से कम हाई कोर्ट के एडवोकेट के तौर पे काम किया हो। कम से कम 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट, है ना, हाई कोर्ट के एडवोकेट से नीचे नहीं, हाई कोर्ट के एडवोकेट कम से कम होना चाहिए। और 10 साल का आपको वकील का तजुर्बा हो हाई कोर्ट का, या हाई कोर्ट के जज का 5 साल का तजुर्बा हो, या व्यक्ति अपनी लॉ की नॉलेज के लिए सुविख्यात हो। वन इज डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि प्रैक्टिसिंग लॉयर्स नहीं होते, बहुत से लोग होते हैं लॉ में कैपेबल होते हैं, वो लॉ की नॉलेज रखते हैं और क्वालिफाइड भी होते हैं, और लेकिन वो प्रोफेसर्स होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अलाउ किया गया है। मतलब उनकी लॉ के बारे में विशेष नॉलेज है, इवन दो दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग लॉयर्स। ये जो थर्ड कैटेगरी है, यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट के जज लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में आज तक या तो जजेस कैटेगरी से आए हैं या वकील कैटेगरी से आए हैं। आज तक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कैटेगरी से कोई
एकेडमिक्स से कोई जज नहीं बना है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो चुका है एंड द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड सो परफॉर्म वेरी वेरी वेल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। तो ये एक ऑप्शन है कि ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो लॉ के लिए विशेष नॉलेज रखते हों। कहने का मतलब है बहुत प्रोफेसर्स हों जो लॉ पढ़ाते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। हटाया कैसे जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को? आर्टिकल 124(4) में उनका रिमूवल लिखा हुआ है। यूजुअली जनरली सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल को हम इम्पीचमेंट कह देते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट फ्रेज तो बहुत इस्तेमाल हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के लिए। द फ्रेज इम्पीचमेंट हैज बीन यूज्ड इन आर्टिकल 61 फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि प्रोसेस वैसा ही है तो हम जब भी पार्लियामेंट वोट करके हटाती है उसको हम यूजुअली इम्पीचमेंट कह देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का भी हम इम्पीचमेंट ही शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे 124(4) में हटाने के लिए दो ही ग्राउंड दिए गए हैं, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब है ऐसा कोई भी एक्शन हो जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो, कुछ भी ऐसा उन्होंने किया हो जो करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, वो कहलाएगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर। या ऐसा कोई एक्शन हो जो अनबिकमिंग ऑफ अ जज, मतलब ऐसा कुछ भी किया हो जो जज बनने के योग्य, ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए। या वन हैज़ लॉस्ट कैपेसिटी टू डू जस्टिस, इनकैपेसिटी टू एक्ट एज ए जज, या इनकेपेसिटेट हो गए हों, या माना जा सकता है कि इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ही इज़ नो मोर साउंड इनफ इन हिज मेंटल हेल्थ दैट ही कैन डिसाइड द केसेस। ऐसा इंटरप्रिटेशन है। तो दो ही ग्राउंड हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और हटाने के लिए 124(4) में लिखा हुआ है, इसको हटाने के लिए ये रिजोल्यूशन कहीं भी शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा भी शुरू कर सकता है, लोकसभा भी शुरू कर सकता है। ऐसा जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा हुआ है। मतलब पार्लियामेंट को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए एक लॉ बना ले, सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए लॉ बना ले। ये तो संविधान में लिखा है कि लोकसभा राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे रेजोल्यूशन तो जज हट जाएगा, लेकिन उससे पहले तहकीकात भी तो होनी है। तो कुछ चीज़ें तो एक कानून में दी गई हैं, उसका नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। उसके अनुसार अगर राज्यसभा शुरू करता है तो राज्यसभा को शुरू करने के लिए नोटिस दिया जाएगा। उसमें कम से कम 50 राज्यसभा मेंबर्स के सिग्नेचर्स होने चाहिए। और अगर लोकसभा ने शुरू किया है तो ये नंबर 100 होना चाहिए। मतलब आइदर हाउस कैन स्टार्ट, इफ राज्यसभा स्टार्ट्स इट शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 100 राज्यसभा मेंबर्स। इफ लोकसभा स्टार्ट्स द नंबर बिकम्स 100। राज्यसभा में 50 बन जाता है, लोकसभा में 100 बन जाता है। इतने सिग्नेचर्स होने चाहिए। राज्यसभा में जाएगा, चेयरमैन के पास जाएगा, लोकसभा में स्पीकर के पास जाएगा नोटिस। अब स्पीकर और चेयरमैन के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो उस नोटिस को एक्सेप्ट ना करें। उनको लगता है जो ग्राउंड मेंशन किया जा रहा है ये सब्सटेंशियल नहीं है, तो उनके पास डिस्क्रिशन है। समझ लीजिए दोनों ही जो अध्यक्ष हैं उनके पास डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो नोटिस को एक्सेप्ट ना करें। अगर नोटिस एक्सेप्ट नहीं होगा तो ये प्रोसेस यहीं के यहीं रुक जाएगा। नोटिस एक्सेप्ट हो गया तो अगर राज्यसभा में एक्सेप्ट हुआ है तो राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा में हुआ है तो लोकसभा के स्पीकर एक कमेटी बना देंगे और वो कमेटी इंक्वायरी करेगी। कमेटी बनेगी अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। कमेटी बना दी जाएगी, वो इंक्वायरी करेगी। The chairman or speaker is satisfied with the notice, that is whether charges are substantial or not, may appoint an inquiry committee comprising CJI or a judge of Supreme Court, Chief Justice of a High Court and a distinguished jurist। अब जो स्पीकर है लोकसभा के या राज्यसभा के चेयरमैन है, अगर नोटिस एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक कमेटी बना देंगे, इंक्वायरी कमेटी, जिसमें अगर जज के खिलाफ है तो CJI भी हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक हो सकता है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये लोग इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी कमेटी के सामने उस जज को उपस्थित होने की भी परमिशन है, वो अपनी बात कह सकता है। उसके बाद ये रिजोल्यूशन, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट और रिजोल्यूशन हाउस में जाती है और डिबेट अपॉन होती है। द रिजोल्यूशन इज डिबेटेड अपॉन इन द फर्स्ट हाउस वेयर इन जज कैन डिफेंड हिमसेल्फ इवन विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर। यहाँ पर जज अपने आप को खुद भी डिफेंड कर सकते हैं और अपने वकील के साथ भी अपना डिफेंस पेश कर सकते हैं। एक बार तो वो इंक्वायरी कमेटी के सामने डिफेंस पेश करेंगे, एक बार हाउस के सामने भी डिफेंस पेश कर सकते हैं। जज की बात से अगर हाउस सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली वोटिंग जब होगी तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं पास होगा। अगर पहले हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया तो फिर दूसरे हाउस में जाएगा। अगर हो सकता है पहले हाउस में ही पास ना हो तो यहीं रुक जाएगा। दूसरे हाउस में जाएगा तो दूसरे हाउस में भी इसको लिया जाता है, इसको भी चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी।
इसको भी चाहिए होती है, आई एम सॉरी, स्पेशल मेजॉरिटी, नॉट सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। जब ये दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो ये दोनों हाउस से पास हो गया है, मतलब लोकसभा राज्यसभा ने इसे पास कर दिया है। और जब लोकसभा राज्यसभा पास कर देंगे तो राष्ट्रपति ऑर्डर पे साइन कर देंगे। मतलब जज को हटाया तो राष्ट्रपति का आदेश से ही जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का आदेश तब पास होगा जब लोकसभा राज्यसभा ने स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास कर दिया है। और लोकसभा राज्यसभा ने स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने से पहले एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है, वो अपनी रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट के बेस पे हाउसेज में बहस होती है और जज को डिफेंड करने का अधिकार होता है। उनको बिना सुने उनको सज़ा नहीं दी जाती। थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस कंप्लीटली फॉलो होती है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जज को इम्पीचमेंट से हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूव्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट passed after debate after a discussion in Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority। क्या आज तक ऐसा हुआ है? 2 बार बड़े तौर पे ऐसा हुआ है। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आया था, जहां पर पहली बार ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात की गई थी। नोटिस एक्सेप्ट हो गया, वोटिंग भी हो गई, लेकिन ये लोकसभा में इसे रिक्विजिट मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया तो पहले हाउस में ही फेल हो गया था। ये पहला अटैम्प्ट था जब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की कोशिश की है। लेटेस्ट 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा की, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी इकलौता एग्जाम्पल है कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया हो। राज्यसभा में ये नोटिस दिया गया और नोटिस को 71 लोगों ने साइन कर दिया था। जो राज्यसभा के चेयरमैन थे मिस्टर वेंकैया नायडू, उन्होंने इस नोटिस को रिजेक्ट कर दिया, कहा चार्जेस सब्सटेंशियल नहीं है। उनके ऊपर प्रूव्ड मिसबिहेवियर के चार्जेस थे। चार्जेस आर नॉट सब्सटेंशियल। चार्जेस जो हैं वो नहीं बन पाते हैं। ये जिन लोगों ने नोटिस दिया है, नोटिस बहुत ज़्यादा ग्राउंड होल्ड नहीं करता है। जो भी आपने 4-5 बातें बताई हैं कि उन्होंने अपने ऑफिस का दुरुपयोग किया है, और जो जजेस को जो उन्होंने केस अलॉट किए हैं सीजीआई के हाथ में होता है, वो होते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। वो होते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब होता है सीजीआई जो होते हैं वही जज केसेस अलॉट करते हैं बेंचेस को। तो ये आरोप लगा था कि वो अपने हिसाब से बेंचेस को एलोकेट करते हैं। केसेस जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस होते हैं वो उन बेंचेस को जाते हैं जहाँ से फेवरेबल फैसला मिल जाए। ऐसे बहुत सारे आरोप थे। एक मेडिकल कॉलेज को सपोर्ट करने का आरोप था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन पर आरोप लगे थे, लेकिन उस समय के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा चार्जेस सब्सटेंशियल नहीं होते हैं। तो नोटिस स्टेज पर ही रुक गया। तो 2 बड़े बड़े इंस्टेंसेस बने हैं जब आर्टिकल 124(4) के तहत जजेस को हटाने की कोशिश की गई है। एक तो सीजीआई के ही खिलाफ हुआ करता था। सो दिस इज हाउ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव्ड। और कैसे सीजीआई का अपॉइंटमेंट होता है याद रखेंगे। सीजीआई के अपॉइंटमेंट में संविधान में कहीं कोई प्रोसेस मेंशन नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि सरकार एडवाइस मांगती है, रिकमेंडेशन मांगती है। सीजीआई खुद रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस छोड़ के तो इनको बना दीजिए। सरकार सीख करती है कि रिकमेंडेशन दीजिए किसको बनाना है। तो यूजुअली सीट एंड मोस्ट का कन्वेंशन फॉलो हो जाता है, लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि वो जज सीजीआई बनने योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है जिसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगले लेक्चर में फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।